गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति के 50 क्वेश्चंस जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है, सो जाइए इन क्वेश्चंस को करिए एंड 50 क्वेश्चंस है। सो विद इन 10 एंड 20 मिनट्स में ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। एक टाइम सेट कर लीजिएगा, सो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एमसीक्यूज की एंड आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका टॉपिक कितना तैयार है कितना तैयार नहीं है। सो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपका टॉपिक और ज़्यादा अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, सो ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स बन रहे हैं एंड आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। सो आई होप आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। 50 क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So question number 1 is, what was a key belief of liberals regarding religion in the nations? राष्ट्र में धर्म के संबंध में उदारवादियों का एक प्रमुख विश्वास क्या था? The state should favor one religion over others. राज्य को एक धर्म को दूसरे धर्म से अधिक पसंद करना चाहिए। द स्टेट शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। राज्य को सभी धर्मों को सहन करना चाहिए। द स्टेट शुड प्रमोट एथिज्म। राज्य को नास्तिकता को बढ़ावा देना चाहिए। द स्टेट शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। राज्य को धार्मिक प्रथाओं को सख्ती से लागू करना चाहिए। सो आंसर बताइए। आंसर बताने की कोशिश पहले खुद कीजिए और उसके बाद आंसर देखिएगा। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द स्टेट शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। राज्य को सभी धर्मों को सहन करना चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर। Question number 2 is, how did liberals view the role of dynastic rulers? उदारवादियों ने वंशवादी शासकों की भूमिका को कैसे देखा? ऑप्शन नंबर ए, दे सपोर्टेड देयर अनचेक्ड पावर। उन्होंने उनकी अनियंत्रित शक्ति का समर्थन किया। दे वांटेड, बी ऑप्शन, दे वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट देम। वे उनके खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। सी, दे वांटेड टू इंक्रीज देयर पावर्स। वे उनकी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते थे। या डी, दे एम टू रिप्लेस देम विद मिलिट्री लीडर। उनका लक्ष्य उन्हें सैन्य नेताओं से बदलना था। सो बताइए आंसर। मतलब जो उदारवादी वंशवादी शासक थे वो, उनकी भूमिका क्या थी, वो कैसे देखते थे वंशवादी शासकों को, उदारवादी? So the option number B is the right answer. They wanted to safeguard individual rights against them. वे उनके खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। So option number B is the correct answer. Question number 3 is, which of the following was not a belief of liberals? क्या विश्वास नहीं था उदारवादियों का? ठीक है, निम्नलिखित में से। So option number A, support for universal एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें सबको वयस्क मताधिकार का समर्थन करना था उनका, कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बी, सपोर्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक प्रतिनिधि निर्वाचित संसदीय सरकार का समर्थन। सी, ऑपोजिशन टू द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। सी, वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध। या डी, एडवोकेसी फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की वकालत। सो नॉट बताना है आपको कि उदारवादियों का क्या विश्वास नहीं था। सो क्वेश्चन में नॉट को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू सपोर्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो वो नहीं चाहते थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन। ऑप्शन नंबर ए। Question number 4 is, what did radicals advocate for in terms of government representation? सरकार के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कट्टरपंथियों ने किस बात की वकालत की? ए, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ माइनॉरिटी एलाइट, अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग पर अधिकार आधारित सरकार। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के बहुमत पर आधारित सरकार। गवर्नमेंट कंट्रोल बाय लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, जमींदार और फैक्ट्री मालिकों द्वारा नियंत्रित सरकार। या डी,
गवर्नमेंट रन बाय हेरिडिटरी रूलर, वंशानुगत शासकों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो इनमें से उन्होंने किस बात की वकालत की थी? सो बताइए। सो द ऑप्शन इज बी, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के बहुमत पर आधारित सरकार होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द की डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड लिबरल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी? संपत्ति के संबंध में कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच एक प्रमुख अंतर क्या था? ए, रेडिकल्स वांटेड टू अबॉलिश ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, कट्टरपंथी सभी निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते थे। रेडिकल्स अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कट्टरपंथी कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध करना चाहते थे। लिबरल्स वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इक्वली अमंग द पॉपुलेशन, उदारवादी जनसंख्या के बीच संपत्ति को समान रूप से वितरित करना चाहते थे। और डी, लिबरल्स वांटेड टू एलिमिनेट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंटायरली, उदारवादी निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। सो आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिकल्स अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब वो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति ना जाए इसका विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड कंजर्वेटिव्स व्यू ऑन चेंज इवॉल्व बाय द 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी तक परिवर्तन पर रूढ़िवादियों के विचारों को कैसे विकसित हुए थे उनके विचार? ए, दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंज, उन्होंने सभी प्रकार के परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज आर इनवाइटेबल बट फ्लेवर्ड अ स्लो प्रोसेस, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परिवर्तन अपरिहार्य थे लेकिन धीमी प्रक्रिया का समर्थन किया। दे डिमांडेड रैपिड एंड रेडिकल चेंज, उन्होंने तीव्र और कट्टरपंथी परिवर्तन की मांग की। दे रिमेन्ड कम्प्लीटली अपोज टू एनी फॉर्म ऑफ चेंज, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को लेकर पूर्णतः विरोधी बने रहे। सो बताइए किस तरह का परिवर्तन रूढ़िवादियों के विचार से विकसित हुआ था 19वीं शताब्दी में? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो जरूरी हैं, ठीक है, लेकिन धीमी प्रक्रिया से उनको स्वीकार किया, एकदम से नहीं बट स्लो प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज अ कॉमन बिलीफ अमॉन्ग रेडिकल्स रिगार्डिंग वुमेन्स राइट? जो कट्टरपंथी थे वो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में क्या धारणा थी उनकी, ठीक है, क्या बिलीफ रखते थे वो? पहला, ए, दे सपोर्टेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वुमेन राइट्स, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रतिबंध का समर्थन किया। दे वर इनडिफरेंट टू वुमेन सफरेज, वे महिलाओं के मताधिकार के प्रति उदासीन थे। दे सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, उन्होंने महिलाओं के मताधिकार आंदोलन का समर्थन किया। दे अपोज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का विरोध किया। सो बताइए उनका क्या बिलीव था? अकॉर्डिंग टू रेडिकल्स वुमेन राइट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अपोज करते थे, सपोर्ट करते थे, तो आंसर बताइए। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे सपोर्टेड वुमेन सफरेगेट मूवमेंट्स, ठीक है, उन्होंने महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वॉज मोस्ट रेसिस्टेंट टू चेंज बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सी राजनीतिक विचारधारा परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी थी, मतलब जो चाहते नहीं थे कि परिवर्तन हो? पहला, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स या सोशलिस्ट, उदारवादी, कट्टरवादी, रूढ़िवादी, समाजवादी, बताइए आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि ज्यादा परिवर्तन आए। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द कॉमन इशू फेस्ड बाय वर्कर्स इन द न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स? नव औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को किस आम समस्या का सामना करना पड़ा? ए, हाई वेजेस एंड शॉर्ट वर्क आवर्स, उच्च मजदूरी और कम काम के घंटे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर वेजेस, बेरोजगारी और कम मजदूरी, हाई जॉब सिक्योरिटी एंड एक्सीलेंट हाउसिंग, उच्च नौकरी सुरक्षा और उत्कृष्ट आवास, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, तेजी से तकनीकी प्रगति और कम जीवन यापन की लागत। सो बताइए इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर वेजेस, ठीक है, बेरोजगारी और कम मजदूरी का सामना करना पड़ा था।
Question number 10. What was a common goal among nationalists, liberals and radicals in Europe after 1815? 1815 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादियों, उदारवादियों और कट्टरपंथियों के बीच एक सामान्य लक्ष्य क्या था? A. To maintain existing monarchies, मौजूदा राजशाही को बनाए रखना. B. To support the privileges of the aristocracy, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का समर्थन करना. To overthrow existing monarchies and establish nations with equal rights, मौजूदा राजशाही को उखाड़ फेंकना और समान अधिकारों वाले राष्ट्रों की स्थापना करना. To preserve the status quo of social and economic condition, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की यथा स्थिति को बनाए रखना. प्लीज बताइए आंसर, खुद करने की कोशिश कीजिए पहले. So option number C is the correct answer, to overthrow existing monarchies and establish nations with equal rights. So option number C is the correct answer. Question number 11. Who was Giuseppe Mazzini and what role did he play in the nationalist movement? Giuseppe Mazzini कौन थे और उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों में क्या भूमिका निभाई? A. French revolutionary leader who supported industrialization. एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी नेता जिन्होंने औद्योगिकरण का समर्थन किया. An Italian nationalist who conspired to achieve national unity in India. एक इटावली राष्ट्रवादी जिन्होंने इटली में राष्ट्रीय एकता प्रदान करने के लिए षड्यंत्र रचा. अ ब्रिटिश लिबरल हु एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स. एक ब्रिटिश उदारवादी जिन्होंने सामाजिक सुधारों की वकालत की. अ रशियन रेडिकल हु अपोज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एक रूसी कट्टरपंथी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति का विरोध किया. सो बताइए कौन थे गिउसेppe मज़ेनी और उन्होंने क्या रोल प्ले किया था जब नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे? सो खुद करने की कोशिश कीजिए पहले. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एन इटालियन नेशनलिस्ट हु कंस्पायर्ड टू अचीव नेशनल यूनिटी इन इटली. एक इटावली राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इटली में राष्ट्रीय एकता प्रदान करने के लिए षड्यंत्र रचा था. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द सेंट्रल बिलीफ ऑफ सोशलिस्ट रिगार्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी? समाजवादियों का निजी संपत्ति के बारे में एक केंद्रीय विश्वास क्या था? A. Private property was essential for economic progress. B. Private property was the root of all social ills. C. Private property should be encouraged for individual gain. D. Private property should be equally distributed among all citizens. A. निजी संपत्ति आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक थी. B. निजी संपत्ति सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ थी. C. व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी संपत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. डी. निजी संपत्ति को सभी नागरिकों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए. सो बताइए उनका बिलीफ क्या था? सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स. मतलब सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ थी निजी संपत्ति. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज रॉबर्ट ओवन्स कंट्रीब्यूशन टू सोशलिस्ट आइडियाज? समाजवादी विचारों में रॉबर्ट ओवन का क्या योगदान था? ऑप्शन नंबर ए. ही एडवोकेटेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. ही बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी called New Harmony in Indiana. He opposed the idea of cooperatives. He focused on increasing private enterprises. उन्होंने संपत्ति के सभी रूपों के उन्मूलन की वकालत की. उन्होंने इंडियाना में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय का निर्माण किया. उन्होंने सहकारिताओं के विचार का विरोध किया. उन्होंने निजी उद्यम बढ़ाने पर ध्यान दिया. सो बताइए इसका आंसर क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ही बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना. सो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी किसने बनाई थी इंडियाना में, न्यू हार्मनी नामक. तो आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा, रॉबर्ट ओवन्स. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड लुइस ब्लैंक प्रपोज टू इम्प्लीमेंट सोशलिज्म इन फ्रांस? लुइस ब्लैंक ने फ्रांस में समाजवाद को कैसे लागू करने का प्रस्ताव दिया? बाय प्रमोटिंग private capitalist enterprises, by encouraging cooperatives and replacing capitalist enterprises, by banning cooperatives and supporting individual property, by establishing large scale private industries. ठीक है, तो ए निजी पूंजीवादी उद्यमों को बढ़ावा देकर, सहकारिताओं को प्रोत्साहित कर और पूंजीवादी उद्यमों की जगह लेकर, सहकारिताओं पर प्रतिबंध लगाकर और व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करके, बड़े पैमाने पर निजी उद्योगों की स्थापना करके. सो बताइए इसका आंसर कैसे प्रमोट किया था उन्होंने, क्या पर्पस था उनका?
टू इम्प्लीमेंट सोशलिज्म इन फ्रांस, क्या किया था उन्होंने? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाय एनकरेजिंग कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेसिंग कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। ठीक है, सहकारिताओं को प्रोत्साहित करके और पूंजीवादी उद्यमों को की जगह लेकर उन्होंने, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया था सोशलिज्म को फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज कार्ल मार्क्स व्यू ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम? कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी व्यवस्था पर क्या विचार था? द कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड इवेंचुअली रिफॉर्म इटसेल्फ, पूंजीवादी व्यवस्था अंततः स्वयं में सुधार करेगी। वर्कर्स नीडेड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, श्रमिकों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता थी। कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स कुड को एग्जिस्ट पीसफुली, पूंजीपति और श्रमिक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते थे। कैपिटलिज्म वॉज बेनिफिशियल फॉर ऑल सोशल क्लासेस, पूंजीवादी सभी सामाजिक वर्गों के लिए फायदेमंद था। सो बताइए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद करने की कोशिश कीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, श्रमिकों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति को काट फेंकने की आवश्यकता थी। वर्कर नीडेड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो अगर आपको टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ये करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, बाय द 1870s हाउ डिड सोशलिस्ट कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स अक्रॉस यूरोप? 1870 के दशक तक समाजवादियों ने पूरे यूरोप में अपने प्रयासों का समन्वय कैसे किया? A, by forming local trade union, B, by establishing the Second International, by creating national governments, by setting up private business. So, स्थानीय ट्रेड यूनियन बनाकर, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना करके, राष्ट्रीय सरकारें बनाकर, निजी व्यवस्थाएं स्थापित करके। सो बताइए। सो आप ये सेशन साथ साथ लाइक एंड कमेंट करते जाइएगा आपके आंसर्स को भी, और लास्ट में भी 50 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स बने प्लीज मुझे बताइएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि यस आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं एमसीक्यूज के और आपके लिए बेनिफिशियल है। सो द आंसर वुड बी बी, बाय एस्टेब्लिशिंग द सेकेंड इंटरनेशनल, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना करके। ठीक है, सो कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर सम डिमांड्स ऑफ वर्कर एसोसिएशंस इन इंग्लैंड एंड जर्मनी? इंग्लैंड और जर्मनी में श्रमिक संघों की कुछ मांगे क्या थी? ए, इंक्रीज वर्किंग आवर्स एंड लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कम काम के घंटे बढ़ाना और सरकारी हस्तक्षेप कम करना। रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट, काम के घंटे कम करना और मतदान का अधिकार। इंक्रीज्ड वेजेस एंड रिड्यूस टैक्सेस, बढ़ती हुई मजदूरी और कम कर। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हायर प्राइजेस, निजी संपत्ति का उन्मूलन और उच्च कीमतें। सो बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट, मतलब काम के घंटों को कम करना और मतदान का अधिकार देना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन बाय 1905? 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों द्वारा कौन से राजनीतिक दल बनाए गए थे? लेबर पार्टी इन जर्मनी एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। जर्मनी में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी इन ब्रिटेन एंड लेबर पार्टी इन फ्रांस। ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी और फ्रांस में लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ब्रिटेन में लेबर पार्टी एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। डी, रेडिकल पार्टी इन ब्रिटेन एंड लिबरल पार्टी इन फ्रांस। ब्रिटेन में रेडिकल पार्टी एंड फ्रांस में लिबरल पार्टी। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच यूरोपियन स्टेट डिड सोशलिस्ट सक्सीड इन टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट बाय 1917? 1917 तक किस यूरोपीय समाज में समाजवादियों ने सरकार पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रशिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914? ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया था? जार निकोलस 1,
जार अलेक्जेंडर III, जार निकोलस II, टीजार पीटर I? बताइए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टीजार निकोलस II. Question number 21. What was the predominant occupation of the Russian population at the beginning of 20th century? 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी आबादी का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए. इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्राफ्टमैन, एग्रीकल्चरिस्ट, मर्चेंट्स, औद्योगिक श्रमिक, कारीगर, कृषक, व्यापारी। बताइए इसका आंसर। क्या व्यापार था उनका 20th सेंचुरी में? सो ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषक थे वो। सो क्वेश्चन नंबर 22. बाय द अर्ली 1900s, हाउ डिड द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स कंपेयर टू क्राफ्टमैन इन सम एरियाज ऑफ रशिया? 1900 के दशक की शुरुआत तक रूस के कुछ क्षेत्रों में कारखाने के श्रमिकों की संख्या की तुलना कारीगरों से कैसे की जाती थी? दे वर मोर क्राफ्टमैन देन फैक्ट्री वर्कर। कारखाने के श्रमिकों की तुलना में अधिक कारीगर थे। दे वर मोर फैक्ट्री वर्कर्स देन क्राफ्टमैन। कारीगरों की तुलना में अधिक कारखाने के श्रमिक थे। द नंबर्स वर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। संख्या लगभग बराबर थी। क्राफ्टमैन वर नॉन एक्सिस्टेंट इन इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्रों में कारीगर मौजूद नहीं थे। सो बताइए आंसर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। आपके ये 50 मार्क्स में से कितने, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देयर वर मोर फैक्ट्री वर्कर्स देन क्राफ्टमैन। ओके, कारीगरों की तुलना में अधिक कारखाने के श्रमिक थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डिड रशियन पीजेंट्स डिफर फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? रूसी किसान भूमि स्वामित्व और प्रबंधन के मामले में अन्य यूरोपीय किसानों से कैसे भिन्न थे? दे ओन इंडिविजुअल प्लॉट्स विदाउट कलेक्टिव मैनेजमेंट। उनके पास सामूहिक प्रबंध के बिना व्यक्तिगत भूखंड थे। दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स। उन्होंने समय समय पर अपनी भूमि को एक साथ मिलाया और पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित किया। They had fixed land ownership without any periodic redistribution. उनके पास किसी भी आवधिक पुनर्वितरण के बिना निश्चित भूमि स्वामित्व था। They leased their land from the nobility. उन्होंने अपनी भूमि कोलिनों से पट्टे पर ली थी। बताइए किस तरह डिफरेंट थे रशियन पीजेंट्स फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स? बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। They pooled their land together periodically and divided according to their family needs. उन्होंने समय समय पर अपनी भूमि को एक साथ मिलाया और पारिवारिक आवश्यकताओं के साथ विभाजित किया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. What was the reaction of Russian peasants toward the land owned by nobles? सो कुलीनों के स्वामित्व वाली भूमि के प्रति रूसी किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी? They respected the land owned by nobles. उन्होंने कुलीनों के स्वामित्व वाली भूमि का सम्मान किया। They wanted the land to be redistributed to themselves and often refused to pay rent. वे चाहते थे कि भूमि उन्हें पुनः वितरित की जाए और अक्सर किराया देने से इनकार करते थे। They supported the nobles in their land management. उन्होंने कुलीनों को उनके भूमि प्रबंधन में समर्थन दिया। They leased the land from the nobles for a fixed rent. उन्होंने कुलीनों से एक निश्चित किराए पर भूमि पट्टे पर ली थी। बताइए इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। They wanted the land to be redistributed to themselves and often refused to pay rent. चाहते तो थे कि भूमि पुनर्वितरित हो, लेकिन अक्सर किराया देने से इनकार कर देते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25. What was a significant event involving peasants' unrest in Russia during the 20th century? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में किसान अशांति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लार्ज स्केल स्ट्राइक्स बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन मॉस्को। मॉस्को में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर हड़तालें। बी. पीजेंट्स रिवोल्ट्स एंड लैंड सीजर्स
in South Russia in 1902। 1902 में दक्षिणी रूस में किसान विद्रोह और भूमि पर कब्जा। पीसफुल प्रोटेस्ट डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म्स इन सेंट पीटरबर्ग। सेंट पीटरबर्ग में सहकारी फॉर्मों की स्थापना बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीजेंट्स रिवोल्ट्स एंड लैंड सीजर्स इन साउथ रशिया इन 1902। 1902 में दक्षिण रूस में किसान विद्रोह और भूमि पर कब्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड। रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। 1875, 1888, 1898, 1905। बताइए कब हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1898। 1898। ठीक है। सो RSDW भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में, तो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हैव टू ऑपरेट इलीगली। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को अवैध रूप से काम क्यों करना पड़ रहा था। ऑप्शन देखिए। द पार्टी वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, वो पार्टी अच्छी तरह से संगठित नहीं थी। गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड पुलिसिंग मेड इट इम्पॉसिबल टू फंक्शन ओपनली। सरकारी दमन और पुलिसिंग ने खुले तौर पर काम करना असंभव बना दिया था। द पार्टी वॉज नॉट पॉपुलर अमॉन्ग वर्कर्स, पार्टी श्रमिकों के बीच पॉपुलर नहीं थी या लोकप्रिय नहीं थी। द पार्टी डिड नॉट हैव इनफ फंड्स, पार्टी के पास पर्याप्त धन नहीं था। सो बताइए उनको ऑपरेट क्यों करना पड़ रहा था इलीगली, अवैध रूप से क्यों काम करना पड़ रहा था, बताइए। साथ साथ प्लीज मुझे बताते जाइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज बी, गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड पुलिसिंग मेड इट इम्पॉसिबल टू फंक्शन ओपनली। ठीक है। सरकारी दमन और पुलिसिंग ने खुले तौर पर काम करना संभव बना दिया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड इन 1900। क्या था उनका 1900 में जो गठित हुई थी समाजवादी क्रांतिकारी दल का प्रमुख फोकस क्या था। ए, एडवोकेटिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर राइट्स, सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफ रशिया, फाइटिंग फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करना, रूस के औद्योगिक विस्तार का समर्थन करना, किसानों के अधिकारों और भूमि पुनर्वितरण के लिए लड़ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना। बताइए इनका क्या मोटिव था, इनका मेन फोकस क्या था। SRP भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, क्या पार्टी है ये, कौन सी पार्टी है। So option C is the right answer. So fighting for peasant rights and land redistribution. Question number 29. According to Lenin, why could peasants not all be part of a socialist movement? लेनिन के अनुसार किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते थे। Peasants lacked political awareness. किसानों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव था। Peasants were divided into different economic classes with some being rich and other poor. किसान विभिन्न आर्थिक वर्गों में विभाजित थे जिसमें कुछ धनी और अन्य गरीब थे। Peasants were not interested in socialist ideas. किसान समाजवादी विचारों में रुचि नहीं रखते थे। Peasants were primarily urban workers. किसान मुख्य रूप से शहरी मजदूर थे। बताइए इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। बी, peasants were divided into different economic classes with some being rich and other poor. Okay, so B is the right answer. Please पीछे से आ रही कुछ आवाजों को इग्नोर कीजिएगा। How did Vladimir Lenin view on the organization of the party different from that of the Menshevik? Lenin wanted an open party while the Menshevik preferred a disciplined party. Lenin favored a disciplined party with controlled membership while the Menshevik wanted a more open party. Lenin supported open membership while the Menshevik preferred strict discipline. Lenin and the Menshevik had identical views on party organization. लेनिन एक खुली पार्टी चाहते थे जबकि मेंशेविक एक अनुशासित पार्टी चाहते थे।
लेनिन ने नियंत्रित सदस्य वाली एक अनुशासित पार्टी का समर्थन किया, जबकि मेंशेविक आधुनिक पार्टी चाहते थे। लेनिन ने खुली सदस्यता का समर्थन किया, जबकि मेंशेविक सख्त अनुशासन पसंद करते थे। लेनिन और मेंशेविक के पार्टी गठन पर समान विचार थे। बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेनिन ने नियंत्रित सदस्यता वाली एक अनुशासित पार्टी का समर्थन किया, जबकि मेंशेविक एक अधिक खुली पार्टी चाहते थे। लेनिन फेवर्ड अ डिसिप्लिन पार्टी विद कंट्रोल मेंबरशिप व्हाइल द मेंशेविक वांटेड अ ओपन पार्टी। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज फोकस ऑन पीजेंट्स रादर देन वर्कर्स। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का श्रमिकों के बजाय किसानों पर ध्यान केंद्रित करने का प्राथमिक कारण क्या था? ए, peasants were seen as having a natural socialist inclination due to their land management practices. किसानों को उनकी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के कारण स्वाभाविक समाजवादी झुकाव वाला माना जाता था। Workers were considered unreliable. श्रमिकों को अविश्वसनीय माना जाता था। द पार्टी लैक्ड सपोर्ट अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। पार्टी को औद्योगिक श्रमिकों के बीच समर्थन की कमी थी। पीजेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिकल डिसीजंस। किसान राजनीतिक निर्णयों में अधिक प्रभावशाली थे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Peasants were seen as having a natural socialist inclination due to their land management practices. किसानों को उनकी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के कारण स्वाभाविक समाजवादी झुकाव वाला माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 32, what was the major ideological disagreement between social democrats and socialist revolutionaries? सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के बीच प्रमुख वैचारिक मतभेद क्या था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वेदर द रेवोल्यूशन शुड बी लेड बाय वर्कर्स और पीजेंट्स। बी, द मेथड ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सी, द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोशलिज्म। डी, द एक्सटेंड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस इन द रेवोल्यूशन। क्या क्रांति का नेतृत्व श्रमिकों या किसानों द्वारा किया जाना चाहिए? भूमि पुनः वितरण की विधि, समाज में औद्योगिकरण की भूमिका, क्रांति में विदेश प्रभाव की सीमा। बताइए, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्या डिसएग्रीमेंट चल रहा था? आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेदर द रेवोल्यूशन शुड बी लेड बाय वर्कर्स और पीजेंट्स। ठीक है, या तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व श्रमिक करेंगे या फिर किसान द्वारा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड इन रशिया ड्यूरिंग 1904? 1904 के दौरान रूस में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रमुख परिणाम क्या था? इम्प्रूवमेंट इन वर्कर्स वेजेस, decline in real wages by 20%, decreases in the membership of workers association, rise in the number of worker association. श्रमिकों के वेतन में सुधार, वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट, श्रमिक संघों की सदस्यता में कमी, श्रमिक संघों की संख्या में वृद्धि। बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। डिक्लाइन इन रियल वेजेस बाय 20%, वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट की वजह से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। What event is known as Bloody Sunday? Question number 34. The signing of the Treaty of Versailles, the dismissal of 4 workers at Putilov Iron Works, the police and Cossack attack on workers led by Father Gapin, the creation of the Duma. वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर, पुटिलोव आयरन वर्कर में 4 श्रमिकों की बर्खास्तगी, फादर गैपिन के नेतृत्व में श्रमिकों पर पुलिस और कैसेक का हमला, ड्यूमा का निर्माण। बताइए क्या हुआ था? ब्लडी संडे किस इवेंट को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी, द पुलिस एंड कोसैक्स अटैक ऑन वर्कर्स लेड बाय फादर गैपिन। फादर गैपिन के नेतृत्व में श्रमिकों पर पुलिस और कैसको का हमला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक्स फॉलोइंग ब्लडी संडे? खूनी रविवार के बाद
हुई हड़तालों के दौरान मजदूरों की क्या मांगे थी? इंक्रीज इन मिलिट्री स्पेंडिंग, सैन्य खर्च में वृद्धि, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, वेज इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। काम के घंटों को 8 घंटे तक कम करना, मजदूरी बढ़ाना और काम करने की स्थिति में सुधार। रिडक्शन इन टैक्सेस एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, करों में कमी और बेहतर जीवन की स्थिति। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क का विस्तार। सो बताइए, ब्लडी संडे के बाद जो स्ट्राइक हुई थी उसमें क्या डिमांड रखी थी वर्कर्स ने? सो क्वेश्चन नंबर 35, आंसर नंबर बी, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये सारे दे दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि क्या क्या मांगे थी उनकी, तो आप नीचे डी ऑप्शन में लिख देंगे ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा एंड प्लीज मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आप ये 50 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है, एंड कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। Question number 36. How did the Tsar respond to the creation of the Duma after the 1905 revolution? A. He fully supported its power and role. B. He dismissed the first Duma within 75 days and second Duma within 3 months and packed the third Duma with conservative politicians. C. He expanded the Duma's power significantly. D. He abolished the Duma altogether. So 1905 की क्रांति के बाद डूमा के निर्माण पर जार ने कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने इसकी शक्तियों और भूमिका का पूरी तरह समर्थन किया। उन्होंने पहली डूमा को 75 दिनों के भीतर, दूसरी डूमा को 3 महीने के भीतर भंग कर दिया और तीसरी डूमा को रूढ़िवादी राजनेताओं से भर दिया। उन्होंने डूमा की शक्तियों का काफी विस्तार किया। उन्होंने डूमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सो बताइए क्या किया था टीसार ने 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान? सो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड द सेकेंड डूमा विद इन 3 months एंड पैक द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा एंड इस सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ अपनी पढ़ाई के साथ। मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी बना रही हूँ, वॉइस भी डाल रही हूँ, सो बहुत टाइम लगता है। सो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट लेड टू द अनपॉपुलैरिटी ऑफ टीजार निकोलस सेकेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय की अलोकप्रियता का क्या कारण था? हिज कंसल्टेशन विद ऑल मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्पुटिन एंड मिलिट्री डिफीट्स, हिज सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्रेटेजीज एंड अलायंसेज, हिज पॉलिसीज टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ड्यूमा में सभी मुख्य दलों के साथ उनका परामर्श, जर्मन विरोधी भावनाएं, रासपुतिन का प्रभाव और सैन्य पराजय, उनकी सफल सैन्य रणनीतियां और गठबंधन। डी, औद्योगिक उत्पादन में सुधार के लिए उनकी नीतियां। सो बताइए क्या कारण था कि वो इतने अनपॉपुलर थे, अलोकप्रियता का उनका क्या कारण था? सो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रासपुटिन एंड मिलिट्री डिफीट्स। उन जर्मन विरोधी भावनाएं, रासपुटिन का प्रभाव और सैन्य पराजय। सो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट रशियाज इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रथम विश्व युद्ध ने रूस के उद्योग और बुनियादी ढांचे को कैसे प्रभावित किया? ए, इट लेड टू एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एफिशिएंट रेलवे लाइंस। इससे औद्योगिक उत्पादन और कुशल रेलवे लाइनों में वृद्धि हुई। इट कॉज रैपिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, लेबर शॉर्टेज एंड ब्रेकडाउन इन रेलवे लाइंस। इससे औद्योगिक उपकरण, श्रम की कमी और रेलवे लाइनों में खराबी का तेजी से विघटन हुआ। इट इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे औद्योगिक उपकरण और रेलवे बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। इट हैड नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्योग और बुनियादी ढांचे पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।
सो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इससे औद्योगिक उपकरण, श्रम की कमी और रेलवे लाइन में खराबी का तेजी से विघटन हुआ। इट कॉज रैपिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, लेबर शॉर्टेजेस एंड ब्रेक डाउन इन रेलवे लाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय द रशियन आर्मी। रूसी सेना द्वारा फसलों और इमारतों को नष्ट करने का सीधा परिणाम क्या था? ठीक है, क्या रीजन था? इम्प्रूव फूड क्वालिटी फॉर द सिटीज, शहरों के लिए खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ। ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेफ्यूजीज, शरणार्थियों की संख्या में कमी आई थी। ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, रूस में 30 लाख से अधिक शरणार्थी। इंक्रीज सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए समर्थन में वृद्धि। प्लीज आवाजों को इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, रूस में 30 लाख से अधिक शरणार्थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 40. What was the common occurrence in Russia cities by the winter of 1916? Increase in industrial production, common riots at bread shops due to scarcity of bread and flour, successful military campaigns, expansion of the railway network. 1916 की सर्दियों तक रूसी शहरों में एक आम घटना क्या थी? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोटी और आटे की कमी के कारण रोटी की दुकानों पर आम दंगे, सफल सैन्य अभियान, रेलवे नेटवर्क का विस्तार। बताइए क्या हुआ था रशियन सिटीज में विंटर ऑफ 1916 में? बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 40, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। कॉमन रॉयट्स एट ब्रेड शॉप्स ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लावर। जब रोटी और आटे की कमी हो जाएगी तो रोटी और आटे की दुकानों पर आम दंगे होने स्टार्ट हो गए थे। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जदीदिस इन द रशियन एम्पायर। ठीक है, उनका रोल बताना है। रूसी साम्राज्य में जदीदियों की क्या भूमिका थी? पहला, दे वर नेशनलिस्ट इन पोलैंड, वे पोलैंड के राष्ट्रवादी थे। दे वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स एडवोकेटिंग फॉर मॉडर्नाइज्ड इस्लाम, वे आधुनिक इस्लाम की वकालत करने वाले मुस्लिम सुधारक थे। दे वर फैक्ट्री वर्कर्स डिमांडिंग बेटर वेजेस, वे बेहतर मजदूरी की मांग करने वाले फैक्ट्री मजदूर थे। दे वर मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ यूनियंस, वे यूनियनों के संघ के सदस्य थे। सो बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। दे वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स एडवोकेटिंग फॉर मॉडर्नाइज्ड इस्लाम, वे आधुनिक इस्लाम की वकालत करने वाले मुस्लिम सुधारक थे। Question number 42. What significant event occurred on February 22, 1917 in Petrograd? 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका घटी? ठीक है, बताना है आपको। द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोग्राड सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत का गठन। अ लॉक आउट एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, दाहिने किनारे पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी। द एब्डिकेशन ऑफ टीसार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय का त्याग। द सस्पेंशन ऑफ द ड्यूमा का निलंबन। सो बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 42, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अ लॉकआउट एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। ठीक है, दाहिने किनारे पर फैक्ट्री में तालाबंदी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन द स्ट्राइक्स ड्यूरिंग फरवरी 1917? फरवरी 1917 की हड़तालों में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी? आपको बताना है। दे लेड द स्ट्राइक्स इन मैनी फैक्ट्रीज, दे अपोज द स्ट्राइक्स, दे ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर्क टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल कंडीशंस। उन्होंने कई कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व किया। बी, उन्होंने हड़तालों का विरोध किया। सी, उन्होंने राजनीतिक दलों का आयोजन किया। या डी, उन्होंने औद्योगिक स्थितियों के लिए सुधार का काम किया। सो बताइए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आप करने में आपको अच्छा लग रहा हो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही है। सो मैं मॉक टेस्ट भी बनाने की कोशिश करूंगी। जितने ज्यादा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन आएगा उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं काम करूंगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। दे लेड द स्ट्राइक्स इन मैनी फैक्ट्रीज, उन्होंने कई कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व किया था। ठीक है जी, सो प्लीज मोटिवेट करना। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑन द कैलेवरी ऑन February 27, 1917 when ordered to fire on demonstrators? 27 फरवरी 1917 को घुड़सवार सेना की क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया? They opened fire on the demonstrator, they refused to fire on the demonstrator, they arrested the demonstrator या they fled
फ्रॉम द सीन। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर दिया या वे घटना स्थल से भाग गए। सो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। दे रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। उन्होंने मना कर दिया था उन पर गोली चलाने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट वाज द की डिमांड्स ऑफ लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन के अप्रैल थीसिस में प्रमुख मांगे क्या थी? तो आपको बताना है क्या मांगे थी। सो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वॉर, लैंड रिफॉर्म एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। युद्ध जारी रखना, भूमि सुधार और बैंकों का निजीकरण। बी इमीडिएट एंड टू द वॉर, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। युद्ध का तत्काल अंत, भूमि का पुनः वितरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। एक नई सरकार का गठन, भूमि का पुनः वितरण और करों की मांग। डी सपोर्ट फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म एंड इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग। अंतिम सरकार का समर्थन, भूमि सुधार और सैन्य खर्च में वृद्धि। सो कई बच्चों ने मुझे बोला था मैम हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए, तो मैंने बहुत मेहनत करी है इस बार वीडियो में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं। सो प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इमीडिएट एंड टू द वॉर, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। Question number 46. What was the reaction of most Bolsheviks to Lenin's April thesis? So लेनिन के अप्रैल थीसिस पर अधिकांश बोल्शेविकों की क्या प्रतिक्रिया रही थी, क्या उनका रिएक्शंस आए थे? सो बताओ। ऑप्शन नंबर ए, दे फुली सपोर्टेड द डिमांड्स। उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था, उसकी मांगों का। दे वर इनिशियली सरप्राइज्ड। वो पहले तो सरप्राइज हुए थे, हैरान हुए थे। एंड थॉट द टाइम वाज नॉट राइट फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और सोचते थे कि समाजवादी क्रांति के लिए समय परिपक्व नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। दे रिजेक्टेड द डिमांड्स कम्प्लीटली। उन्होंने मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। दे इमीडिएटली बिगेन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस सजेस्टेड। उन्होंने तुरंत सुझाए गए परिवर्तनों को लागू करना शुरू कर दिया गया था। सो बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। दे वर इनिशियली सरप्राइज। पहले तो वो सरप्राइज हुए थे और उसके बाद उन्होंने सोचा था कि अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम सही नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट वाज सम रिएक्शन टेकन बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग बोल्शेविक इन्फ्लुएंस। बोल्शेविकों के बढ़ते प्रभाव के जवाब में अनंतिम सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सपोर्ट द बोल्शेविक्स एंड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस। बोल्शेविकों का समर्थन किया उन्होंने और उनके प्रभाव को बढ़ाया। रिप्रेसिंग पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड अरेस्टिंग लीडर्स। लोकप्रिय प्रदर्शनों को दबाया और नेताओं को गिरफ्तार किया। एक्सपेंडिंग वर्कर्स राइट्स एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोवियट्स। श्रमिकों के अधिकारों का विस्तार किया और सोवियतों की संख्या को बढ़ाया। फॉर्मिंग अलायंसेस विद इंटरनेशनल सोशलिस्ट ग्रुप्स। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी समूहों के साथ गठबंधन बनाया। सो आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में ऑप्शंस देखना करेक्ट क्या है। रिप्रेस इन्होंने दबाया था, लोकप्रिय प्रदर्शनों को दबाया और नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। So option number B is correct. Question number 48. What happened in the countryside between July and September 1917? जुलाई और सितंबर 1917 के बीच ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ? Peasants began seizing land and encouraged by socialist revolutionaries. समाजवादी क्रांतिकारियों द्वारा प्रोत्साहित होकर किसानों ने भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म्ड न्यू कमिटीज टू मैनेज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। उद्योगपतियों ने भूमि वितरण के प्रबंध के लिए नई समितियां बनाई। द प्रोविजनल गवर्नमेंट इम्पोज स्ट्रिक्ट लैंड ओनरशिप लॉज। अंतिम सरकार ने सख्त भूमि स्वामित्व कानून लागू कर दिए। द बोल्शेविक स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन रूरल एरियाज। बोल्शेविकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सैन्य अभियान आयोजित करना शुरू कर दिया। सो बताइए, पहले खुद करने की कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद सही और गलत ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए अगर आपको इसके बारे में पता है ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, अच्छा हाँ ये हुआ होगा। एलिमिनेशन मेथड से भी ऑप्शंस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आऊंगी,
ठीक है। सो 48 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पीजेंट्स बिगेन सीजिंग लैंड एनकरेज बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। समाजवादी क्रांतिकारी द्वारा प्रोत्साहित होकर किसानों ने भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, ऑन व्हाट डेट डिड द अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिन। अंतिम सरकार के खिलाफ विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था। तो डेट्स आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन देखिए अच्छे से, ऑप्शंस देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए पहले खुद। सो क्वेश्चन नंबर 49, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, 24 अक्टूबर 1970। नंबर 50, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द पेट्रोग्राड सोवियत टू ऑर्गेनाइज द सीजर ऑफ पावर ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन। ए व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रोट्स्की, अलेक्जेंडर केरेस्की। सो बताइए, अक्टूबर क्रांति के दौरान सत्ता पर कब्जा करने के लिए पेट्रोग्राड सोवियत द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रोट्स्की, अलेक्जेंडर केरेस्की। सो क्वेश्चन नंबर 50, आंसर नंबर सी इज करेक्ट, लियोन ट्रोट्स्की। प्लीज कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।